तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइकोलॉजी अप्रैल 2025 का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको एंड तक बने रहना है। मैं आपको बताऊंगी आपको पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उसके सॉल्यूशंस देने हैं। चलिए हम क्वेश्चन पेपर पर आते हैं। आपके इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 45 क्वेश्चंस हैं। दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए है वो पूरा आपका ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 आपके एमसीक्यू होंगे 1 मार्क्स के, एंड क्वेश्चन नंबर 21 to 29 होंगे जिसमें आपके ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द फ्लैंक्स एंड मैच द फॉलोइंग होंगे। देन आता है आपका सेक्शन बी जिसके अंदर आपके 30 to 35 में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको लिखने सिर्फ 30 to 50 वर्ड्स में। नंबर ऑफ वर्ड्स का स्टूडेंट ध्यान देना है, उससे कम या उससे ज्यादा भी हमें नहीं लिखना। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 36 to 41। ये हो गया आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपको लिखने 50 to 80 वर्ड्स में। एंड देन आता है आपका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चंस 40 to 45, 42 to 45। ये है आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन जो आपको लिखने 80 to 120 वर्ड्स के अंदर। सो स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए कंपल्सरी हैं, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको आपका पेपर शुरू होने से 15 मिनट्स पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, तो इस टाइम को आपको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। पूरे क्वेश्चन पेपर को थॉरली अच्छे से पढ़ना है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है एग्जैक्टली। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, अब हम आते हैं सॉल्यूशंस पर। तो सबसे पहले आपका सेक्शन ए स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सेक्शन ए में आपका फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द काउंसलर एडवाइज अर्नव टू रिस्ट्रिक्ट हिज स्क्रीन टाइम एंड यूटिलाइज दैट टाइम फॉर फिजिकल एक्सरसाइज एज दैट वुड एनहेंस हिज वेलबींग। आइडेंटिफाई द गोल ऑफ अ साइकोलॉजिकल रिसर्च हियर। ठीक है, कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल रिसर्च का मेन एम क्या है। आइए हम सॉल्यूशन पर आते हैं। ऑप्शंस आपको दिए हुए थे, टू डिस्क्राइब, टू एक्सप्लेन, टू कंट्रोल एंड टू प्रिडिक्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज टू प्रिडिक्ट। एक्सप्लेनेशन क्या है कि बेसिकली जब उसका स्क्रीन टाइम कम होगा, जब वो किसी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होगा वो पर्सन, तो उससे उसकी जो पूरी वेल बीइंग होगी, उसकी फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, वो कहीं ना कहीं क्या होगी, आपकी इम्प्रूव होगी। और इस केस के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट होगा उसके लिए उसके फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना उसके लिए इजी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिखाती हूँ मैं आपको। व्हेन यू आर प्लेइंग अ गेम ऑफ अ चेस, a person around you may not guess your next move. This behavior is an example of, आपको एक guess करना है कि वो behavior कौन सा है। ऑप्शन क्या दिए हुए आपको? covert behavior, observer behavior, overt behavior and extrovert behavior. The correct answer is covert behavior। अब covert behavior होता क्या है? जब आप कोई हिडन इंटरनल मेंटल एक्टिविटीज करते हो, जैसे कि आप कोई अपना नेक्स्ट मूव सोच रहे हो, ठीक है, आप कोई रीजनिंग सोच रहे हो, आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा आपका स्टेप जो सामने वाला पर्सन नहीं देख सकता, उसको हम कोवर्ट बिहेवियर बोलते हैं, राइट। ऑब्जर्वर बिहेवियर क्या होता है आपका? सो स्टूडेंट्स, हम आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी, ताकि आपको और क्लैरिटी उस कॉन्सेप्ट के बारे में मिल सके। तो आपको उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम अभी एमसीक्यू क्वेश्चन ही देख रहे हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बताती हूँ मैं आपको। When you hear footstep at night, the heart races and muscles get tense, and thus you feel scared. This example of an explanation of, आपको थ्योरीज दे रखी हैं कि किसकी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन है। The James Lange theory, the Cannon-Bart theory, the Seller-Singer theory और the James-Bart theory। आइए हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? द जेम्स लैंज थ्योरी। ठीक है, जो जेम्स लैंज थ्योरी है वो क्या स्टेट करती है? जब भी आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, जब भी आप कुछ सेंस करते हो, आपकी बॉडी सबसे पहले रिएक्ट करती है, उसके अंदर चेंजेस पहले होते हैं, एंड देन आपका जो इमोशंस होते हैं उस
देन आपके इमोशंस के अंदर अवेयरनेस की वजह से चेंजेस आना शुरू होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको 5 इयर्स के पेपर लेना नहीं भूलना उन्नति एजुकेशन से। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो अभी के अभी टीम को कांटेक्ट करो और अपने 5 इयर्स के पेपर्स लेना ना भूलो। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं हम। इफ समवन नीड्स अ पिलो बट देयर इज नो पिलो अराउंड एक्सेप्ट अ शीट, he may not see how the sheet can be folded to be used as a pillow. This is due to, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। किसी के पास पिलो नहीं है और उसे पिलो चाहिए और उसके पास सिर्फ एक शीट ही अवेलेबल है और उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो शीट को फोल्ड कर भी सकता है, तो वो किस वजह से नहीं कर सकता। तो ऑप्शन क्या है आपका? मेंटल सेट, डेली प्रैक्टिस, फंक्शनल फिक्सडनेस एंड मेंटल मॉडल्स। आइए इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? फंक्शनल फिक्सडनेस। फंक्शनल फिक्सडनेस क्या होता है आपका? कि ये आपकी एक टेंडेंसी होती है जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ एक ही ऑप्शन से देखते हो, एक ही तरीके से देखते हो कि इसका सिर्फ एक ही यूज है, उसके अलावा आप उसका कोई दूसरा यूज सोच ही नहीं पाते हो। उसको हम बोलते हैं फंक्शनल फिक्सडनेस। तो इस केस के अंदर वो जो पर्सन है वो सोच ही नहीं पा रहा कि मैं उस शीट को फोल्ड करके उसको एज अ पिलो भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि उसको सिर्फ उसका एक ही फंक्शन पता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत इजी होते हैं स्टूडेंट्स, बट ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको उसको पूरा थॉरली जो होता है वो अपने नोट्स को आपको रीड करना है। नोट्स के लिए आप अभी अपने दिए हुए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को। आपको बिल्कुल टू द पॉइंट, इजी टू ग्रैब नोट्स मिलेंगे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको डाटा दिया हुआ है। द फॉलोइंग डाटा शोज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट। आपको 2 पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, ये दोनों 1-1 मार्क के हैं। कैलकुलेट द मोड एंड कैलकुलेट द मीन। आइए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स अब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट में आपको मोड कैलकुलेट करना था, ठीक है, हमने मोड कैलकुलेट किया हुआ है। और सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना था? आपको मीन कैलकुलेट करना था। तो आपको ऐसे ही अपने आंसर को जो है वो प्रेजेंट करना है। एमसीक्यू क्वेश्चंस हटके अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं बच्चे हमारे फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है। ये फिल इन दी ब्लैंक्स जो है क्वेश्चन नंबर 24, इसमें ये 4 मार्क्स का है, बट हर एक फिल इन दी ब्लैंक्स आपका 1 मार्क का है। 24 में सबसे फर्स्ट क्या है? डाटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इज कॉल्ड अ रॉ डाटा, ठीक है। रॉ डाटा क्या होता है? जो आप बिल्कुल फ्रेश डाटा पकड़ते हो, जिसको आपने अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं किया है। सेकेंड, data that is represent singularly and then arranged in ascending or descending order, it is called a individual series data. Third, C part, when the frequency of observation is taken to organize the data, frequency series can be prepared. And last क्या है आपका? Dash bars are used in the frequency table to represent the every single entry, that is your टैली बार। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, आपकी क्लैरिटी के लिए हमने एक्सप्लेनेशन आपको साथ साथ दी हुई है, ठीक है। तो आपको उसको बहुत अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट हम आते हैं अब आपके सेक्शन बी पर, ठीक है। आपको सेक्शन ए में सारे ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह की क्वेश्चंस मिलेंगे। सेक्शन बी जो है अब वो आते हैं आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन, जो आपको एटलीस्ट 30 to 50 वर्ड्स के अंदर लिखने होते हैं, जैसा कि मैंने आपको इन सेक्शंस पे बताया था, ठीक है। सबसे फर्स्ट है आपका 30th क्वेश्चन। इसके अंदर आपको 2 पार्ट्स गिवन है, ए एंड बी, बट आपको कोई एक करना होता है। तो क्वेश्चन क्या है आपका? हाउ कैन वन ओवरकम हिंड्रेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। सॉल्यूशन पर आते हैं। हिंड्रेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी ओवरकम बाय अवॉइडिंग रिजिडिटी एंड फिक्स्ड मेंटल सेट्स, ठीक है। आपको फिक्स नहीं रहना, अड़े नहीं रहना, ठीक है, आपको अवॉइड करना है इस चीज को। सेकेंड, ओवरकम फंक्शनल फिक्सडनेस बाय थिंकिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस।
अभी यही मैंने सेम क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी बताया था। देख रहे हो स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क में मिलेगा, वो आपको 2 मार्क्स में भी मिल सकता है। ये आपसे ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सेम ही कॉन्सेप्ट के बारे में। नेक्स्ट, ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स। प्रॉब्लम को ब्रेक करो स्मॉलर पार्ट्स में, उसको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड यूज अ क्रिएटिव थिंकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्रोच। तो इन तरीकों से आप अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब हम आते हैं इसके और पार्ट पर। हाउ डज द यंग लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन अराउजल एंड परफॉर्मेंस। उन्होंने इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया था? इसने एक्सप्लेन किया था इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व से। ठीक है, जब आपका वेरी लो अराउजल होता है तो आपकी परफॉर्मेंस भी लो होती है, क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होता। जब आप मॉडरेट अराउजल पे होते हो उस टाइम में आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होती है, क्योंकि आप बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में होते हो। एंड वेरी हाउ अराउजल के टाइम में आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि तब तक आप स्ट्रेस और एंजाइटी के अंदर आ चुके होते हो। तो इससे जो आपकी परफॉर्मेंस होती है वो सबसे बेस्ट कब आती है? जब आपका अराउजल मोड कौन से लेवल पर होता है? मॉडरेट लेवल पे होता है। तो इसलिए बहुत कम अराउजल और बहुत ज्यादा अराउजल दोनों ही आपकी एफिशिएंसी को हैम्पर करता है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, आपको जो भी आंसर लिखना है ना, आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना है और आपको ऐसे ही प्रेजेंटेशन देनी है। आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अब हम 33rd क्वेश्चन पर आते हैं। रौनक, a young adult, is going through a sense of emptiness and isolation. How has Erikson explained this in his theory of psychological development? आइए हम आंसर पर आते हैं। Erikson explained this stage of intimacy versus isolation। ठीक है, अगर कोई भी यंग एडल्ट कोई भी क्लोज या लविंग रिलेशनशिप फॉर्म करता है तो उससे क्या होगा? उसकी एक इंटीमेसी अचीव होगी, केयर और कंपेनियनशिप अचीव होगी। और वहीं अगर वो फेल हो जाता है उस रिलेशनशिप को डेवलप करने के अंदर, तो उससे उसकी लोनलीनेस, एम्प्टीनेस और आइसोलेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए रौनक का जो सेंस ऑफ एम्प्टीनेस है वो किस वजह से हो रही है? क्योंकि वो अपने इस क्राइसिस को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, और कोई एक हेल्दी इंटीमेसी ही है जो उसको उसके आइसोलेशन को प्रिवेंट कर सकती है और उसकी वेलबींग के अंदर उसको हेल्प कर सकती है। ये थे अब तक के मैंने आपको 2 मार्क्स से क्वेश्चन बताए थे। अब हम आते हैं अपने 3 मार्क्स से क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं स्टूडेंट्स। अगेन इसमें भी ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ए पार्ट, हाउ डू टीचर्स व्यू गिफ्टीनेस एंड व्हाट डू दे डू टू हेल्प गिफ्टेड चिल्ड्रन अचीव देयर फुल पोटेंशियल। ठीक है, कि टीचर्स जो है वो कैसे जज करते हैं कि जो बच्चा जो है वो गिफ्टेड है और वो उसके फुल पोटेंशियल को कैसे यूज कर सकते हैं। टीचर्स किसी भी गिफ्टेड स्टूडेंट्स को कैसे देखते हैं? अगर उसके अंदर इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत एडवांस होता है, वो बहुत क्रिएटिव है, उसके अंदर बहुत आर्टिस्टिक एबिलिटी है, और वो एक नॉर्मल लेवल ऑफ बच्चे की एज से वो आगे बियॉन्ड कुछ चीजें कर रहा है। ठीक है, और उसको सपोर्ट करने के लिए टीचर्स क्या कर सकते हैं? उनके लिए वो उनको एनरिचमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनकी नॉलेज को वो और एनहेंस और ब्रॉडन कर सकें। ठीक है, एक्सेलरेशन मेथड्स का यूज करते हैं ताकि वो एडवांस क्लास, उनको अर्ली प्रमोशन देते हैं, उनको एडवांस क्लासेस में भेजते हैं। ठीक है, एनकरेज इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, उनको इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं हैंडल करने के लिए, ताकि उनकी क्रिएटिविटी और एनहेंस हो सके। एंड लास्ट, वो उनको इमोशनल और सोशल गाइडेंस देते हैं ताकि उनकी जो डेवलपमेंट है वो बैलेंस्ड हो सके। ठीक है, तो जो टीचर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, किसी भी जब भी वो गिफ्टेडनेस स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं और वो उनको वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी और बेटर और ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो हो सके और वो उनको फुल पोटेंशियल प्रोवाइड कर सके। इसका बी पार्ट क्या था? हाउ कैन अ इंटेलिजेंस क्वेश्चन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है वो कैसे कैलकुलेट होती है, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है? IQ माइनस मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अब आपकी मेंटल और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? मेंटल एज
जो बेसिकली आपकी इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस है, कि हो सकता है कोई बच्चा 5 साल का हो पर जो उसकी मेंटली है वो उसका एज जो है वो 8 इयर्स की हो, उसका लेवल उतना ज्यादा हाई हो। और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? जो आपकी एक्चुअल बायोलॉजिकल एज होती है। सो बच्चों, हमसे बेटर एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी फॉर्म ऑफ आंसर्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। बेटर स्कोर करना है तो आपको किससे जुड़ना है? उन्नति एजुकेशन से। आपको नोट्स, ऑब्जेक्टिव बुकलेट्स, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स, क्लासेस, हर तरीके का असिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन हो, हमें, हमारी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पर, ठीक है। ये जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये आपके 80 to 150 वर्ड्स कर होते हैं, और चाहे आपके लॉन्ग क्वेश्चन है चाहे आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आते हैं आपका 42 क्वेश्चन। इसका ए पार्ट क्या है? व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव थिंकर्स, एक्सप्लेन एनी 5। आपको कोई 5 एक्सप्लेन करने हैं। अब जो भी क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं ना, उनकी यूनिक क्वालिटी होती है, और उसी क्वालिटी की वजह से वो नए नए आइडियाज जो होते हैं वो जनरेट करते हैं और प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं। अब कौन से 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके? सबसे फर्स्ट है उनका ओरिजिनलिटी। वो कन्वेंशनल आइडिया के बियॉन्ड जाके सोचते हैं और वो कुछ क्रिएटिव लेकर आते हैं। नेक्स्ट है उनका फ्लुएंसी, कि वो लार्ज नंबर ऑफ आइडिया जनरेट कर सकते हैं, वो क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं प्रॉब्लम को लेके। थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी, वो अपना पर्सपेक्टिव इजिली शिफ्ट कर सकते हैं और इसी वजह से वो नए वे ऑफ थिंकिंग को अडॉप्ट कर पाते हैं। फोर्थ, एलैबोरेशन, ठीक है, वो एड डिटेल करते हैं, वो प्रॉब्लम की पूरी डेप्थ के अंदर जाएंगे, वो अपने आइडियाज को और रिफाइन करेंगे और उसको और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाते हैं। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, रिस्क टेकिंग, उनके अंदर एक विलिंगनेस होती है कि वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो अपने फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं और वो अनकन्वेंशनल आइडियाज को, सॉल्यूशंस को वो ट्राई करते हैं। तो जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं, जब वो अपनी इस प्रैक्टिकलिटी, इमेजिनेशन को जब वो कंबाइन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस हो, डेली लाइफ हो, आपका आर्ट हो, तो उसके अंदर वो कुछ ना कुछ न्यू इनोवेशन ही करते हैं। तो उनकी ओपन माइंडनेस की वजह से, उनकी क्यूरोसिटी की वजह से वो अलग अलग मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब आते हैं उसके पॉइंट पर, डिस्कस एनी 5 बैरियर्स टू साउंड डिसीजन मेकिंग। जब भी आपको कोई एक डिसीजन लेना पड़ता है तो उसके अंदर कौन कौन से ऐसे बैरियर्स या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहला क्या है आपका? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है या आपके पास डाटा ही गलत है तो अगेन आप पुअर चॉइसेस को ही सेलेक्ट कर पाओगे। सेकेंड, ओवर कॉन्फिडेंस। जब आप एक्सेसिव किसी भी जजमेंट के ऊपर रिलाई करते हो, आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो, तो आप कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लेते हो। थर्ड, इमोशनल इंटरफेरेंस। जब स्ट्रेस, आपका फियर या पर्सनल बायनेस की वजह से जो होता है, आप रैशनल थिंकर नहीं बन पाते और आप गलत डिसीजन लेते हो। फोर्थ, सोशल प्रेशर। समटाइम अपने फ्रेंड्स या अपने पेयर्स या फैमिली मेंबर्स की वजह से आप कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हो जो आपके लिए सुटेबल नहीं होते हैं। एंड लास्ट आ जाता है बच्चा आपका टाइम कॉन्स्ट्रेंट, कि सम टाइम्स आप बहुत अंडर प्रेशर के अंदर उतनी एक्यूरेसी और उतनी इफेक्टिवनेस की वजह से डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये जो बैरियर्स जो हैं वो आपको लॉजिकल एनालिसिस और आपको ऑल्टरनेटिव इवेल्युएशन करने के अंदर रुकावट बनते हैं, जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाते। बट स्टूडेंट्स, आपको डिसीजन लेने के अंदर लेट नहीं करना है, आपको अभी हमारी टीम को कांटेक्ट करना है। टेलीग्राम से, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके आप अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। और अगेन, कोई सॉल्यूशन चाहिए, पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, क्लासेस चाहिए, उसके लिए कांटेक्ट करो उन्नति एजुकेशन को और हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलो। थैंक यू।